साथियों नमस्कार, आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और आज गाड़ी चलते हुए मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूं, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं ट्रैवल कर रहा था बॉम्बे हाई कोर्ट, गोवा हाई कोर्ट में। कुछ 304B के मैटर थे, कुछ पॉक्सो के मैटर थे, कुछ रेप के मैटर थे, तो उनको करने के लिए मुझे जाना पड़ता है। कई बार ट्रैवल करता हूं मैं। फिर भी सोचा कि चलो, अब इतना टाइम तो मेरे पास नहीं था कि मैं ऑफिस में बैठ के इस वीडियो को बनाऊं, तो सोचा कि कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं और कुछ जो रिसेंट केसेस हमने लिए हैं उसके बारे में आपसे बात करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैनल ज़रूर पसंद आता होगा, और इस चैनल को मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि आप इस चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, क्योंकि जो ये वीडियो है ये लीगल अवेयरनेस के लिए हम लोग बनाते हैं, लीगल सहायता के लिए हम लोग ये वीडियो बनाते हैं, और कोशिश रहती है कि किस तरह से आपके दुख या दर्द में हम शामिल हो सकें, किस तरह से आपकी मदद कर सकें। ये एक मकसद है लाइफ का। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए टाइम क्यों बर्बाद करें, और एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाते हैं। और ये जो चैनल है, अब बहुत सारी चीज़ें इसमें जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बहुत अहम जजमेंट होती हैं, उसको एक सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये भी एक मकसद है इस चैनल का, और आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। बस ये मेरी आपसे गुजारिश है, और प्रार्थना भी है कि आप चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाएं, जिससे कि जो नई नई वीडियो हम देते हैं वो आपके पास टाइमली पहुंच जाए। आपको लीगल की नॉलेज हो, बेसिक कानून की नॉलेज हो, और जो आपके मानव अधिकारों का हनन होता है, जो आपके ऊपर अत्याचार होते हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट के हों, चाहे वो पुलिस के हों, या कोई भी हो, या आपका कोई काम कहीं नहीं हो रहा है, तो एक टाइप की ये परेशानी है, लाचारी है, बेबसी है। अब बेबसी आपकी तब और बढ़ जाती है, और हमारी भी बढ़ जाती है, कि जब आपके ऊपर झूठे मुकदमे, पॉक्सो के या दहेज हत्या 304B के, या 498A दहेज उत्पीड़न, या आत्महत्या से उकसाने वाले मामले, या कोई भी आपराधिक मामले जिसमें आपको पता है कि उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उसमें फंसा दिया जाता है। और ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य कह लीजिए, या जो भी कह लीजिए, कि कई बार जब FIR लिखी जाती है तो अगर महिला ने कह दिया जी मेरे साथ दुराचार हुआ, रेप हुआ, तुझे FIR लॉन्च कर लो, तो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं होती है, क्योंकि इंक्वायरी जो होती है वो FIR लॉन्च करने के बाद ही होती है। FIR लिखने से पहले कोई भी इन्वेस्टिगेशन जायज़ नहीं है, और कोई भी पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑथराइज भी नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग सवाल मेरे से पूछते हैं, जनाब एक चीज़ बताइए कि हमारे पे दहेज हत्या का मामला गढ़ दिया गया है, और क्या FIR में से नाम निकाले जा सकते हैं, या FIR में नाम और जोड़े जा सकते हैं, या FIR में किसी टाइप की कोई करेक्शन की जा सकती है। तो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि एक बार जब FIR बन जाती हैं, या 164 के बयान हो जाए, या FIR बन जाए, तो FIR में किसी टाइप से भी कोई भी करेक्शन नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और जहाँ तक दहेज हत्या का मामला है, IPC 304B, IPC 376 ABCD, IPC 306 और पॉक्सो जैसे मामले, ये अपने आप में बहुत गंभीर मामले होते हैं। दे आर वेरी वेरी सीरियस क्राइम, और इसमें बेल मिलना इतना आसान नहीं है।
बट नामुमकिन भी नहीं है। अच्छा, नामुमकिन मैं किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इतने गंभीर मामले हैं कि कई बार हम लोग छोटे मोटे वकीलों के चक्कर में पड़ के अब पूरे के पूरे केस को खराब कर देते हैं। अब जैसे अब एक केस देखिए हमने करा है अभी, ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट केस था। ये झारखंड का केस है जिसमें आईपीसी 304 बी में पूरे के पूरे परिवार को फंसा दिया गया और उसकी एफआईआर लॉन्च हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, ट्रायल चला। और ईश्वर के देखिए कृपा कितनी है कि पूरे के पूरे परिवार को सेशन कोर्ट ने, मैं सेशन कोर्ट की बात कर रहा हूँ, लोग तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, बट अगर हम अपने मामले को ढंग से सेशन कोर्ट के सामने भी रखें तो सेशन कोर्ट भी आपकी बात को ध्यान से सुनता है। तो हुआ ये इस केस में, झारखंड वाले केस में, कि पूरे के पूरे परिवार को बाइज्जत कोर्ट ने बरी कर दिया, सारे परिवार के एक्यूंटल हो गई। तो ये अपने आप में बड़ी खुशी की बात है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सेशन कोर्ट को, सेशन जज साहब को, जिन्होंने अपनी जुडिशरी जिम्मेदारी को निभाते हुए, अपना जुडिशरी माइंड अप्लाई करते हुए, और इस केस में जो फंसे हुए लोग तो उनको बरी करा। तो ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण एक जजमेंट झारखंड का। ये अभी रिसेंटली केस हुआ अभी तो, और वो परिवार की आप समझ लीजिए खुशियों के मारे, आप समझ सकते हैं वो पागल हो गए खुशी के मारे, क्योंकि पूरा पूरा परिवार उनका बच गया ना। तो कई बार जब आप लोग, अब मैं पिछले 3-4 दिन से काफ़ी सारे आईपीसी 304 दहेज हत्या के मामले मेरे पास आ रहे हैं, और कुछ की बेल है, कुछ की एंटिसिपेटरी बेल है, कुछ की रेगुलर बेल है, कुछ के ट्रायल हैं। अब कई बार क्या होता है कि लोग मुझे सवाल करते हैं कि सर अगर सेशन कोर्ट में, अब कई वकील उनको कहते हैं नहीं यार सेशन कोर्ट से तो बेल नहीं हो पाएगी, एक को सरेंडर करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो उस टाइप की बातें करते हैं। बट ऐसा नहीं है। देखिए, हम अगर सेशन कोर्ट में भी अपने मामले को रख रहे हैं तो सेशन कोर्ट में भी हमें कोई भी मामला हो, चाहे वो दहेज हत्या का मामला हो, रेप हो, मर्डर हो, कुछ भी हो, पॉक्सो हो, तो अपने बात को हमें सेशन कोर्ट में भी बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ में रखनी चाहिए। क्योंकि जो सेशन कोर्ट होती हैं, जो जजेस होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। ब्लाइंडली वो किसी चीज़ को रिजेक्ट नहीं करते। कई बार ये देखा गया, अरे हम सेशन कोर्ट में रखेंगे तो सर वहाँ से तो रिजेक्ट हो ही जाएगी, हाई कोर्ट में करा लेंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी बात को जिम्मेदारी के साथ कोर्ट में रखते हैं तो कोर्ट आपकी बात को सुनती है। तो आप कभी भी ये ना सोचें कि सेशन कोर्ट आपकी बेल को रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि ऐसी धारणा बना चुके हैं कई बार जो लोकल एडवोकेट होते हैं, वो ऐसी धारणा बना चुके हैं कि सेशन कोर्ट में बेल नहीं होगी, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं है साथियों। और हर मामले का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं होता है, हर मामले का निपटारा हाई कोर्ट में नहीं होता है। सेशन कोर्ट के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, और क्योंकि ये पॉक्सो के मामले या दहेज हत्या के मामले जो भी होते हैं, या रेप के मामले, ये अपने आप में बड़े गंभीर मामले होते हैं, और इसमें हमें अच्छे एडवोकेट को रखना चाहिए। पैसा आपका जरूर खर्च होगा, बट हमें हमेशा अपनी बात को अच्छे एडवोकेट के साथ में, प्रोमिनेंट एडवोकेट के सामने अपनी बात को रखना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। अगर वो छोटी मोटी फीस अपनी मांगते हैं तो वो फीस हमें पे करनी चाहिए, और फ्री में हमें किसी की सेवा नहीं लेनी चाहिए, ये तो आप जानते हैं। और अब मैं तो खैर देखिए समाज से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, मैं तो फ़ोन पे लोगों से बात भी करता हूँ, समझाने की कोशिश भी करता हूँ, बहुत सारे केसेस मैं खुद भी कर रहा हूँ। और आप ये देखिए कि कई ऐसे मामले होते हैं
अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक रेप के अपराधी को, जिसको रेप के अपराध में पकड़ा था, उसको 20 साल के बाद बाइज्जत बरी करा। तो अब 20 साल की जिंदगी तो उसकी वापस नहीं आएगी ना। ऐसे ही दिल्ली में एक मर्डर कांड हुआ था, रेप एंड मर्डर था उसमें, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए वो चारों के चारों बंदों को बाइज्जत बरी कर दिया। तो अगर ये लोग बाइज्जत बरी होते हैं तो ये बात क्या सेशन कोर्ट नहीं पकड़ सकते? बिल्कुल सेशन कोर्ट पकड़ सकती है। ट्रायल के दौरान ही हमारे पास इतने सारे स्टेजेस होते हैं कि जहां पर हम अपनी बात को एविडेंस के साथ, तथ्यों के साथ जज के सामने रख सकते हैं। अभी एक केस और आया है मेरे पास में, हिसार का है ये पॉक्सो का केस है। कुछ बच्चों को चॉकलेट देने का आरोप है इन टीचर के ऊपर। अभी सिद्ध नहीं हुआ, देखिए मैं उनको नहीं बोलूँगा कि अपराधी नहीं, ऐसा नहीं है। तो अब उनके ऊपर पॉक्सो लग गई है। अभी चॉकलेट दी नहीं दी क्या, ये तो खैर अलग इशू है। ये तो जब मैं पूरे केस को स्टडी कर रहा हूँ तो पता लगेगा कहानी क्या है। अब कई केसेस में ऐसा होता है। अभी एक और केस मेरे पास आया, एटा का केस है ये, जिसमें उसकी नंद जो बताती कि वो नंद लड़के की जो बहन और उसके जो माँ बाप हैं, वो अपनी बहू से इतने परेशान थे कि वो बेचारे 5-6 महीने से अलग रहना शुरू कर दिया उन्होंने। और लड़का जो 150 किलोमीटर दूर पे काम करता, उस लड़की ने सल्फास खाया, आत्महत्या की, और उसको बचाने के लिए उसकी नंद, उसका परिवार लेके भागा। और क्योंकि उसने सल्फास खा लिया था तो 8-9 घंटे की जो मेडिकल जद्दोजहद होती है, उसको बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उसको बचा नहीं पाए। ये 2021 का मामला है, आप समझ रहे, 2021 का मामला। 3 साल बाद, देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, 3 साल बाद वो लड़की के परिवार वाले 304 दहेज हत्या का मामला दर्ज करा देते हैं 3 साल बाद। अब वो लड़का बेचारा भागा भागा फिर रहा है, बाप को पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, माँ को जेल में डाल दिया। अब आप ये देखिए, गरीब लोग हैं, बड़े बड़े वकील इनको करने पड़ेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे अपने केस को लड़ेंगे, क्या करेंगे। कई बार तो आंखों में आंसू आ जाते हैं साथियों, क्योंकि वकालत पेशा जरूर है हमारा, लेकिन इंसानियत भी तो है ना हमारे अंदर। अब इंसानियत के नाते अगर सोचें कि अगर ये मामला हमारे ऊपर हो तो किन किन समस्याओं को हम लोग झेलेंगे, किन किन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ेगा। तो ये एक मुद्दा, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे जूते चप्पल खींचे जाएंगे कोर्ट के अंदर, और समाज में बेइज्जती देखिए कितनी होती है। अगर आपके ऊपर बलात्कार का मामला लग जाए या झूठा कोई पॉक्सो का मामला लग जाए तो कितनी बेइज्जती होती है। अब एक मामला और आया मेरे पास, बिहार का था ये, जिसमें आप ये देखिए, वो महिला बच्चा ये कहता है, 164 के बयान में वो कहता है कि मैं अपनी रात को सुबह 10 बजे अपनी बड़ी बहन के पास से आ रही थी। आप बड़े ध्यान से सुनिए, एक बयान में वो कहती है कि मैं सुबह 10 बजे अपनी बड़ी बहन के पास से आ रही थी, और ये एफआईआर में उसने बोला। और 164 के बयान में वो कहती है कि मैं रात को 10 बजे सरस्वती पूजा देखकर आ रही थी। और जब हमारी एडवोकेट की टीम उसके इलाके में पहुंची, क्योंकि हम लोग अपनी टीम को भेजते हैं ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, ये थोड़ा सा हमारा महंगा प्रोसेस है, बट हम भेजते जरूर हैं अपनी टीम को। तो हमें पता लगा वहाँ, जब हमने लोगों से बातचीत करी तो पता लगा कि वहाँ पे उस दिन, जिस दिन की वो बात कर रही है, उस दिन वहाँ पे कोई सरस्वती पूजा थी ही नहीं। सॉरी, मेरी हिंदी थोड़ा ऐसी है, उस दिन कोई सरस्वती पूजा थी नहीं। चलिए, ये मुद्दा क्लियर हो गया। दूसरा, जब उसने एक बयान दिया कि मैं सुबह 10 बजे अपनी बहन के पास आ रही, अब उसकी कोई बहन नहीं,
उसकी तो कोई बड़ी बहन ही नहीं है, तो बहन कहाँ से पैदा हो गई। तीसरी बात उसने बोली कि भाई ये मैं पॉक्सो के मामले की एक डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। उसने बोला कि जी जिस छत पे ये मुझे ले गया वहाँ जाके इसने मेरे साथ दुराचार करा। अब जिस छत की बात कर रहे हैं हम लाए वहाँ से फोटो खींच के लाए वहाँ की, उस छत पे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो छत पे कैसे चला गया। अब ये भी एक मुद्दा बन गया। फिर वो बोलती है कि मेरे को फिर वहाँ से छत से उतारने के बाद में गाड़ी में डाल के ये दोनों भाई मेरे को दिल्ली ले आए और 7 दिन दिल्ली में रखा। अब कौन सी गाड़ी में लेकर आए ये नहीं पता, दिल्ली में कहाँ रखा। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये छोटी छोटी बातें नहीं होती हैं, बड़ी गंभीर बातें होती हैं किसी को बचाने के लिए। तो बस मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहूँगा, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी मामले में फंसे, झूठा मामले की बात करो सर मैं, अगर झूठे दहेज हत्या में आप फंसे हुए हैं, 304B मामला हो, झूठे 498A के मामले में, दहेज उत्पीड़न के मामले में अगर फंसे हो, या आप फंसे हो किसी झूठे पॉक्सो में, या आप फंसे हो किसी झूठे बलात्कार के मामले में, और कारण कुछ भी हो सकता है, आपसी रंजिश है, बहुत सारे कारण होते हैं, ये कोर्ट भी जानती है इन बातों को, और कोर्ट भी आजकल परेशान है इन झूठे मामलों को लेकर। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस तीन काम आपको बहुत जरूरी कर लेने चाहिए। कि घबराने से अच्छा है कि अपने हिम्मत को बढ़ाएं, हिम्मत को मजबूत करें और अपने साक्ष्य पे काम करें, एविडेंस पे काम करें। अब एविडेंस 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो सकता है और एक मटेरियल्स एविडेंस होते हैं, है ना। इस पे आप काम करें। कुछ आपके विटनेसेस हो जिनके साथ आप उस दिन थे या आपको देखा है, उस पे आप अपना काम करें। और कोई भी पैसे के लेन देन में ना पड़े, क्योंकि ये देखा गया है कि, और बड़े श्रम तो तब आते हैं कि जब हमारे एडवोकेट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में इन्वॉल्व रहते हैं कि आप 10 लाख रुपए दे दो, ये दहेज का मामला ख़त्म कर देंगे, ये दहेज हत्या का मामला ख़त्म करा देंगे, आपस में बैठ के निपटा लो। अरे एक बार जब एफआईआर बन जाती है तो केस को बंद करना इतना आसान नहीं होता है, और कुछ मामले जो होते हैं वो कंपाउंडेबल नहीं होते हैं, वो कोर्ट की मर्जी से ही बंद होते हैं। ध्यान रखिए इस बात को। चार्जशीट में क्या होता है, ये मैं आप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, चार्जशीट में नाम निकाले भी जा सकते हैं, नाम जोड़े भी जा सकते हैं। तो ये एक कानूनी प्रक्रिया है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। और बस मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हमें साहस के साथ में बुराइयों का सामना करना चाहिए, अत्याचार का सामना करना चाहिए, और डरना नहीं चाहिए। अपने एविडेंस पर काम करें। और बड़ी सिंपल सी बात मैं हमेशा कहता हूं कि अपराध के बारे में सिर्फ 2 लोग ही जानते हैं, एक वो जो अपराध करता है और एक वो जो जिस पे वो अपराध होता है। वकील हो या जजेस हो या कोर्ट हो, हम सब लोग जो है एविडेंस पे काम करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, और आप लोग अपना ध्यान रखें। जब चाहे हमारी टीम सब जगह अवेलेबल है जो मेरी लीडरशिप में काम करती है, सारे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट, सब जगह है हम लोग, और हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। क्रॉस में मैं आपकी पूरी तरह से मदद कर सकता हूँ। क्रॉस करना हो तो मुझे जरूर बताइए। और आपके एविडेंस पे काम करना हो तो मुझे बताइए। आपकी फॉरेंसिक रिपोर्ट हो या आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, उस पर एक्सपर्ट एडवाइस लेनी हो तो आप मुझे एक बार ज़रूर बताइए। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी मदद करूं। टीम हमारे पास है सारे हाई कोर्ट में काम करने के लिए, और जैसे मैंने बताया कि मैं मुंबई हाई कोर्ट, गोवा हाई कोर्ट से अभी कुछ काम करके आ रहा हूं। तो बस आप लोग अपना ध्यान रखें। मेरा नंबर है 9873005424, 9873005424। इस पे मुझे आप बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी
कि मैं आपकी मदद करूं। अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाइए लिखाइए, उनको अपराध मुक्त करिए, उनको उनकी एक्टिविटी पर ध्यान रखिए, उनकी जो कार्यशैली उस पर ध्यान रखिए, और उनके साथ मंदिर जाइए, ईश्वर के दर्शन करने जाइए, तो इससे बहुत बदलाव आते हैं। और ज़्यादा हिंदू मुस्लिम के चक्कर में ना पड़े। और किसी ने कहा है कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो आने वाले कल की पहचान बनेगा, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तो इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को थोड़ा लंबी हो गई, इसको मैं समाप्त करता हूँ। और बस आप लोग अपना ध्यान रखिए, यही मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।